हेलो स्टूडेंट, देखिए ऊर्जा के स्रोत जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 है। आज मैं आपको ऊर्जा के स्रोत बताऊंगी। देखिए ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो मेरे अंदर वो एनर्जी है जिसकी वजह से मैं ये कार्य कर पा रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए हमें हमारी ऊर्जा कहाँ से ऑब्टेन होती है। हमें ऊर्जा हमारे फूड से ऑब्टेन होती है। और हमें फूड कहाँ से मिलता है, हम फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड होते हैं। अब देखिए प्लांट को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। जैसे सपोज ये कोई प्लांट है, ठीक है। अब ये प्लांट क्या करेगा, सनलाइट से एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में इनके जो ग्रीन पार्ट्स होंगे प्लांट के, इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू इनमें कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 है ना, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होगी। और वो कार्बोहाइड्रेट जब इनकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। कुछ तो हालांकि इनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आ जाता है, जैसे रिस्पिरेशन करना, जो इनका बच जाता है वो इनके बॉडी में स्टोर हो जाता है। अब उसी प्लांट को कोई एनिमल ईट कर लेगा तो ये एनर्जी इस ऑर्गेनिज्म के पास चली जाती है। तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हमारे फूड से मिलती है। और फूड हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे प्लांट से ही ऑब्टेन होते हैं। अब देखिए हम अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड होते हैं। अब देखिए हमारे पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सूर्य माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर ही वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और अर्थ पर पूरी लाइफ प्रोसेस ठीक से मेंटेन रहती है। ठीक है, अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ कि ऊर्जा क्या है। कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखिए किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब ऊर्जा जैसे कि हम नॉर्मली देख सकते हैं ऊर्जा क्या है। ऊर्जा के दो टाइप होते हैं, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो ऊर्जा हमें गति करते हुए दिखाई देगी। जैसे कि सपोज़ आप स्कूल जाते हैं, आप घर से लेके स्कूल तक ट्रैवल करते हैं, तो आपके अंदर जो एनर्जी होगी उसको हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। गति का मतलब क्या होता है, गति करती हुई, ठीक है। और फिर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज का मतलब होता है रुकी हुई। जैसे कि आप जाकर स्कूल में बैठ जाते हैं सीट पर, जब तक आप पढ़ेंगे तो वो आपके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए ऊर्जा विभिन्न स्वरूपों में पाई जाती है। ऊर्जा संरक्षण का, जैसे अगर हम ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हैं तो वो यही कहता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सनलाइट की ऊर्जा थी जो प्लांट्स ने लेकर अपने अंदर स्टोर कर लिया, है ना। अब ये ऊर्जा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में गई, फिर ये ऑर्गेनिज्म कोई और इस ऑर्गेनिज्म को ईट करेगा तो ये ऊर्जा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में चली जाएगी। तो क्या है, ऊर्जा का एक तरह से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है। ठीक है, ऊर्जा विभिन्न स्वरूपों में पाई जाती है। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में किसी निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। केवल ऊर्जा किसी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ऊर्जा का मतलब समझ में आया होगा। ऊर्जा की बस सिंपल सी डेफिनेशन है, कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का स्रोत, अब देखिए नॉर्मली अगर हम देखते हैं ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, जिस भी चीज़ से हमें ऊर्जा मिलती है हम उसको ऊर्जा का स्रोत कह देते हैं। अब देखिए नॉर्मली हम ऊर्जा किस रूप में दे सकते हैं, जैसे कि हम खाना बनाने में LPG गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है, के रूप में रासायनिक ऊर्जा है। और वाहन चलाने के लिए हम पेट्रोल से एनर्जी मिलती है तभी तो गाड़ी चल पाती है। डीजल है, CNG है, CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये भी क्या है, ऊर्जा होती है। अब जैसे कि हम सपोज साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने के लिए जो हमारी पेशीय ऊर्जा, मतलब पेशीय मतलब होता है हमारी मसल्स ऊर्जा, जैसे कि हम पैरों से साइकिल के पहिए चलाते हैं तो उससे क्या होता है, गति होती है ना। तो वो हमारे अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है, उसी का ही हम यूज़ करते हैं। तो ऊर्जा का मतलब आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के क्या क्या स्रोत होते हैं। और ये कक्षा 10th की क्लास में है ना, 10th क्लास में कुछ क्रियाकलाप भी दे रखे हैं, जैसे कि प्रातःकाल सोकर उठने से विद्यालय पहुंचने में प्रयुक्त ऊर्जाओं के
4 रूप हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि हम सुबह उठे, हम स्कूल गए, तो हमें कौन कौन से स्कूल मतलब ऊर्जा के रूप दिखाई देंगे। सबसे पहले पेशीय ऊर्जा। पेशीय ऊर्जा मतलब कि जैसे हम सो रहे हैं, ठीक है, हम उठे क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी थी जिसने हमें उठने में मदद की। फिर हम नहाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर स्कूल तक जाएंगे, तो वो एनर्जी हमारी पेशीय ऊर्जा में मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है, जो हमें ये कार्य करने के लिए मदद करती है। फिर होती है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा मतलब कि जो हमारे घरों में लाइट होती है, ये भी एक ऊर्जा का ही रूप है। ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पावर प्लांट से, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? हमें हमारे भोजन से मिलती है, ठीक है। जो हमारे फूड में स्टोर्ड रहती है एनर्जी, वो हमारे रासायनिक रूप में ही होती है। ऊष्म ऊर्जा। ऊष्म ऊर्जा क्या होती है? जैसे कि हम ईंधन जलाते हैं, जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, है ना, लकड़ी से फिर क्या होती है? हमें ऊष्मा मिलती है। हम जैसे जाड़ों में हाथ सेकते हैं आग के पास बैठ के, तो हमें उससे हीट मिलती है, तो वो भी क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है, ठीक है। इसको जैसे जीवाश्म ईंधन के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए, मैंने आपको ऊर्जा के स्रोत बताए, ऊर्जा की, है ना, ऊर्जा की डेफिनेशन बताई। ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, वही हमारा स्रोत कहलाता है, ठीक है। और बाकी अब बाकी आता है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में जीवाश्म ईंधन, है ना, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जैसे सपोज़ ये प्लांट है ना, प्लांट ये डेड कर गया। डेड करने के बाद जब ये प्लांट ज़मीन में गिर जाएगा, तो इसके ऊपर मिट्टी की बहुत सारी परत आके धीरे धीरे जमा होती रहेंगी। बस जब बहुत सारी मिट्टी की परत इसके ऊपर आके जमा हो जाती है, तो ये जो प्लांट होता है ना, इस पर टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह जैसे पड़ता है, तो ये जो प्लांट होगा ये कोयले में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम जीवाश्म ईंधन। इस कोयले को ही हम है ना एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? जीवाश्म ईंधन। और तापीय ईंधन। तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, बायोगैस, है ना, बायोगैस जो गोबर से मिलती है। और पवन ऊर्जा। पवन मतलब कि जो हवा से तेज़ चलती है, उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, आदि। इन सभी का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन मैंने अभी आपको बताया कि जैसे सपोज़ कोई प्लांट है, ऑर्गेनिज्म, जब वो डेड कर जाता है, प्लांट डेड कर गया, है ना, तो वो क्या होगा? बहुत सालों बाद, देखिए ये प्रोसेस कोयला जो मैंने अब आपको बताया, जो जीवाश्म ईंधन है, ये नहीं है कि 1-2 दिन में हो जाए। ये प्रोसेस लाखों साल तक चलती है, ठीक है। क्योंकि हमारी धरती से भी कोयला निकाला जाता है, तो वो कोयला कभी न किसी प्लांट से ही बना होगा। जब प्लांट डेड कर गया, मिट्टी की परत आके इस पर जमा होती रहेंगी लाखों साल बाद, फिर ये प्लांट जो होगा, ऑर्गेनिज्म प्लांट, ठीक है, ये कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, जीवाश्म ईंधन की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या होगी? जीवाश्म ईंधन पेड़ पौधे अथवा जीव जंतुओं के जीवाश्म पृथ्वी की गहराई में करोड़ों वर्ष तक दबे रहने पर उस पर, है ना, दाब यानी प्रेशर अन्य परिस्थितियों के कारण कोयले तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जैसे कि समुद्र है, सपोज़ समुद्र में जैसे जीव होते हैं, एल्गी, है ना, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एल्गी और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं समुद्र में, और वो नीचे दब जाते हैं, है ना, मिट्टी की उस पर परत जम गई, तो दबने के बाद जब काफ़ी उस पर प्रेशर पड़ेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, तो वही पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारी फॉसिल्स फ्यूल में ही आते हैं। प्राचीन काल में मानव के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत लकड़ी था, ठीक है। प्राचीन काल में लकड़ी को ही यूज़ करते थे, क्योंकि ज़मीन से खोद कर जो हमारे ईंधन वगैरह होते हैं, उनको निकालना जब तो पॉसिबल नहीं था, बट अब आज के टाइम पर पॉसिबल है, क्योंकि ऐसी टूल्स, टेक्नोलॉजी हैं। इसके पश्चात पवन ऊर्जा तथा बहते जल की ऊर्जा का भी आंशिक उपयोग सीमित कार्यों के लिए किया जाता था। कोयले की खोज तथा उसके ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग सुनिश्चित हो जाने पर औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुई। औद्योगिक क्रांति, चलिए कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जीवाश्म ईंधन के सीमित उपयोग की आवश्यकता केवल उनकी सीमित उपलब्धता के कारण नहीं, वरन कोयले तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के दहन पर कुछ प्रदूषक जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ये अम्लीय ऑक्साइड्स होते हैं जो वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं। देखिए, हमारे जो फॉसिल्स फ्यूल है ना, ये हमारे, देखिए, इनके बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, तो ठीक है, लाखों करोड़ों साल लग रहे हैं। मतलब सपोज़ अगर मान लो हमारे पास 10 किलो कोयला है, ठीक है,
या 10% कोयला है। अगर हम इसको एकदम ही यूज़ करके ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास कोयला आएगा कहाँ से। इसी तरह से पेट्रोल है, डीजल है, ये सब पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं कि ये हमारी अर्थ में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर हम इनका अतिशोषण करेंगे, मतलब बहुत तेज़ी से इसको ख़त्म करेंगे, तो हमारे पास इन फ्यूचर हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ नहीं बच पाएगा। तो क्या होता है, ये क्या ज़्यादा आज, और फिर दूसरा क्या होता है कि इनसे पॉल्यूशन भी बहुत क्रिएट होता है। ठीक है, पॉल्यूशन आप समझते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो हमारे एनवायरनमेंट में आया और उससे हमें ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है, उसको हम पॉल्यूटेंट कहते हैं, और वो कंडीशन पॉल्यूशन कहलाती है। अब देखिए, जब हम इन फॉसिल फ्यूल को जैसे पेट्रोल है या कोयला, लकड़ी वकड़ी हम जलाते हैं तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। प्रदूषण भी होना और दूसरा इनका अतिशोषण भी होना, तो इससे क्या होता है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो अब आज के टाइम पे ये वो चीज़ डिमांड करी जा रही है कि ऐसे फ्यूल्स वगैरह बनाए जाएं जिससे इन्वायरमेंट का पोल्यूशन ना हो। जैसे कि इसमें बताया गया, कोयले तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के दहन पर कुछ प्रदूषक जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, और सल्फ़र के ऑक्साइड्स प्राप्त होते हैं। ये सभी अम्लीय ऑक्साइड होते हैं और ये अम्लीय वर्षा के साथ धरती पे गिरते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो मतलब कि सॉइल है, अगर मतलब सपोज़, एक मिनट मैं आपको इस तरह से बताती हूँ। जैसे सपोज़ ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ये सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, जैसे सपोज़ हमने लकड़ी जलाई तो ये सारे फ्यूल्स, मतलब जो हमने चीज़ जलाई है, इनसे क्या होगा, लकड़ी के जलाने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड से निकल कर रिलीज़ होते हैं, है ना। इससे तो क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो इससे क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। सल्फ़र के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का